हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल वाले यार। दोस्तों, आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आरसीसी के जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, वही मेनली इसमें क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। ठीक है, वैसे तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए मतलब कि जेई एग्ज़ाम में के लिए आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट हो के इधर उधर आते रहते हैं। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन जो है एसएससी जेई के लिए है, उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, अगर अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉन्क्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज। ठीक है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो कॉन्क्रीट की होती है वो एफसी की होती है, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल स्ट्रक्चर में क्या लिखते हैं, यानी कि एफसी के तो जब हम क्यूब बनाते हैं उसकी होती है ना। जैसे हमने एक क्यूब बनाते हैं हम लोग 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का क्यूब बनाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ जो है एफसी की होती है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल स्ट्रक्चर यानी कि बीम कॉलम जो मेंबर होते हैं उनकी पूछिए, तो उनकी जो है लिमिट स्टेट मेथड ने जो बताई है कि हमें लेनी है कितनी 0.67 एफ सी के, 0.67 एफ सी के। ठीक है, ये देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझना हो तो देखिए, हमने जो ग्राफ बनाते थे हम लोग, ऐसा कुछ बनता था ग्राफ। ये इधर है स्ट्रेस, इधर है स्ट्रेन। तो ग्राफ कैसा बनता था, जब क्यूब का जो ग्राफ बनता था, यहाँ से पैराबोलिकली चेंज होते होते रेक्टेंगल होता था। ठीक है, ये तो हो गया एफ सी के क्यूब का। उसके बाद जो दूसरा ग्राफ था एक्चुअल मेंबर में जो बनता था वो ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाएगा इससे, तो ये जो होता है 0.67 एफ सी की ये लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इससे भी नीचे और फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो नहीं कहेंगे, एलएसएम में कहेंगे पार्शियल पार्शियल फैक्टर सेफ्टी लगा के जो हमारा ग्राफ जाता था वो कुछ ऐसा जाता था। ठीक है, उसमें लेते थे 0.45 एफ सी के। तो ये होगी डिजाइन और ये होगी एक्चुअल मेंबर में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और एफ सी के हो गई अपनी क्यूब की। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड है अकॉर्डिंग टू आई एस 456/2000 द मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट इन ए कॉलम इज। ठीक है, तो कॉलम में मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट कितना किया जा सकता है, आइए अकॉर्डिंग टू आई एस 456 के अकॉर्डिंग पूछा है। देखिए आई एस 456 क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए। ये एक कोड है आई इसका आरसीसी का। इसमें आई एस का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड, और 456 यानी कि 456 का मतलब होता है एक नंबर है ये। ठीक है, इस कोड का नंबर है। और 2000 का मतलब इसमें जो संशोधन हुआ है जो लेटेस्ट, वो 2000 में हुआ है, सन 2000 में, इसलिए इसको कहते हैं आई एस 456/2000। ये कोड का नाम हो गया। अब इस कोड के अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट इन ए कॉलम, ठीक है, कितनी हो सकती है ये पूछा है। तो कितनी हो सकती है 6%। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है आई एस कोड ने रिकमेंड किया है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हम, इसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला अगला देखते हैं। अगला है सेम क्वेश्चन, ये भी है पर इसमें केस किसका है, बीम का है, वो कॉलम का था। तो एन आर सी सी बीम कैन हैव मैक्सिमम टेंशन इन्फोर्समेंट एज। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन जो है बीम का है कि बीम में मैक्सिमम जो इन्फोर्समेंट कर सकते हैं टेंसाइल जोन में। ठीक है, वो कितनी कर सकते हैं हम लोग, तो वो कर सकते हैं हम लोग 4% ऑफ बी डी, यानी कि बी डी क्या है, इसका इफेक्टिव एरिया जो होता है, यानी सॉरी इफेक्टिव नहीं, टोटल एरिया, क्योंकि स्मॉल बी है और कैपिटल डी है। यानी कि देखिए ऐसे जो बीम बनता है सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे टेंसाइल जोन में क्या लगाते हैं, स्टील बार्स लगाते हैं। ठीक है, ये होता है इसका न्यूट्रल एक्सिस, ये कंप्रेशन जोन, ये टेंशन जोन। तो ये पूछा है कि ये जो स्टील लगाते हैं हम टेंशन जोन में कितना परसेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरे इसका टोटल एरिया का 4% हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी विड्थ है बी, और ये इसकी टोटल डेप्थ है कैपिटल डी लिखा है यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल डी होता तो इफेक्टिव डेप्थ बन जाती है, स्मॉल डी। इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से कहाँ तक होती है, जो इसका सेंटर होता है ना रिइंफोर्समेंट का, तो वहाँ से लेके और टॉप फाइबर तक, कॉन्क्रीट का जो टॉप फाइबर है वहाँ तक स्मॉल डी होती है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। और कैपिटल डी को बोलेंगे टोटल डेप्थ ऑफ द बीम, और बी हो जाएगा इसकी विड्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द मॉड्यूलर रेशो एम इज गिवन बाय। देखिए मॉड्यूलर रेशो का जो होता है एम से इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। तो आई एस कोड ने इसको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला दिया है
कितना 280/3 सिग्मा CBC, 3 सिग्मा CBC, इसका डायरेक्ट जो है फॉर्मूला दिया है IS कोड ने। वैसे तो जो मॉड्यूलर रेशो हम लोग निकालते थे पहले, वो निकालते थे m का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्मॉल m, यानी कि मॉड्यूलर रेशो इजिकल टू ES क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट। ये जो है इसका फॉर्मूला होता है, अभी भी होता है, लेकिन अब इससे बार बार क्या निकालेंगे, इसलिए IS कोड ने डायरेक्ट हमको रिकमेंड किया है कि 280/3 सिग्मा CBC आप ले लीजिए और डायरेक्ट इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखा जाए तो ES की वैल्यू जो होती है 2 × 10⁵ होती है न्यूटन पर mm² में, ठीक है, न्यूटन पर mm² में। एंड EC की वैल्यू जो हम निकाल सकते हैं वो अकॉर्डिंग टू IS 456 के अगर अकॉर्डिंग बात करें तो 5000 रूट में FC की क्या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। यहाँ से भी मॉड्यूलर रेशो की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन ये करने की बार बार जरूरत नहीं है, बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमको ये पता होना चाहिए, हम मॉड्यूलर रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से क्या पता चला, इस फॉर्मूले से 280/3 सिग्मा CB से क्या पता चलता है, यानी कि जो मॉड्यूलर रेशो है वो किस पर डिपेंड करता है, जो कॉन्क्रीट का ग्रेड होता है उस पर डिपेंड करता है। कि देखिए, क्योंकि सिग्मा CBC है ना, इसमें सिग्मा CBC क्या होता है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है, ठीक है, यानी कि इससे आगे जो है स्ट्रेस नहीं जानी चाहिए हमारी मेंबर में। या तो इसको बोल सकते हैं परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, या बोल सकते हैं वर्किंग स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये निकलती कैसे है, जैसे हमारे पास कॉन्क्रीट का ग्रेड है M15, तो इसके लिए अगर सिग्मा CBC की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाओ। कॉन्क्रीट में कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, WSM में 3 होता है, तो ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 5 हो जाएगा इसके लिए, M15 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M25 कॉन्क्रीट ग्रेड इज, ठीक है। तो देखिए SSC JEE 2005 में क्वेश्चन आया, ये सारे क्वेश्चन ही SSC JEE में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, किसी ना किसी ईयर में। तो ये क्वेश्चन जो है 2005 में आया हुआ है। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है कि M25 ग्रेड दिया है, उसकी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ रहा है कितनी होगी। तो इसकी जो है ग्रेड के अकॉर्डिंग होती है, तो अगर M25 है तो यानी कि इसकी हो जाएगी 250 kg/cm²। अगर 20 होता, M20 होता तो हो जाती 200, ठीक है। ये तो यूनिट का फ़र्क है, ये तो यहाँ पर केजी में दिया हुआ है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन में भी, यानी कि अगर न्यूटन पर mm² में पूछे तो लिख सकते हैं 25 न्यूटन पर mm², इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 5 के बाद 6 होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इन द केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन द लोड इज, ठीक है। तो पूछा है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड यानी कि WSM में लोड हम क्या लेते हैं, ठीक है। ऑप्शंस है हमारे, ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। ऑप्शंस है कैरेक्टरिस्टिक लोड, दूसरा है द कैरेक्टरिस्टिक लोड विद अप्रोप्रिएट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। देखिए WSM की अगर बात करें तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर तो कहीं यूज नहीं होता WSM में, ठीक है। इसमें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज होता है डायरेक्ट। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहाँ यूज होता है, LSM में यूज होता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है द कैरेक्टरिस्टिक लोड विद एप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो लोड में तो हम कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाते इसमें, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, 4 तो हो ही नहीं सकता। तो बचा कौन सा, पहला ऑप्शन, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक लोड, जो यानी कि FCK होता है हमारा, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक लोड है वही इसमें लेंगे। जितना भी लोड आएगा उसी लोड को लेकर डिजाइन करेंगे, उसमें कोई भी हम जो है लोड फैक्टर या फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं लगाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द स्टेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम टू बी। क्या पूछा है, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, ठीक है। अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पूछता तो उसका अलग था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, यही इसमें जो है ध्यान देने वाली बात है। किस में पूछा है, लिमिट स्टेट मेथड में, ठीक है। तो LSM में देखिए स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वैसे WSM और LSM में दोनों ही में ही स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो लीनियर होता है, ठीक है। ये देखिए ऐसा जो डायग्राम बनता था,
ये हमारा क्या है, बीम है, यहाँ पे जो लगे हैं बीम का क्रॉस सेक्शंस है, ये टेंसाइल जोन में लगे हैं स्टील बार्स, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। तो देखिए इसका स्ट्रेन डायग्राम क्या बनता था, ये यहाँ से जाके लीनियरली ऐसे बनता था, ठीक है। ये इसके सेंटर तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक इसके सेंटर तक सीधा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो बनता था देखिए लीनियर बन रहा है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेस डायग्राम की अगर बात करें एलएसएम में, ये तो फिर ये लीनियर नहीं होगा, वो होगा कुछ ऐसा, यानी कि कुछ देर तक रेक्टेंगुलर चलेगा और उसके बाद जो है पैराबोलिक हो जाएगा। तो ये है स्ट्रेस डायग्राम, ये है स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेन डायग्राम क्या हो गया, लीनियर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे स्ट्रेन तो लीनियर है लेकिन स्ट्रेस लीनियर नहीं है, इसका मतलब इसमें हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता है। हुक्स लॉ क्या होता था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। यानी कि स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेन ऐसे बढ़ रहा है और स्ट्रेस देखिए कैसे बढ़ रहा है, यानी कि लीनियरली स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, लीनियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इन द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, कोलैप्स की बात कर रहा है एलएसएम, यानी कि कोलैप्स अगेंस्ट फ्लेक्सुरल द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन इन्फोर्समेंट एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन, ठीक है। तो टेंशन यानी कि स्टील में मैक्सिमम जो यानी कि जब स्टील बार जो है कि फेल होगा उसमें उस टाइम पे स्ट्रेन कितनी होगी, ठीक है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो कितनी होगी, ये इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 0.00 प्लस 0.87 FY/ES। तो इतनी स्ट्रेन तो जो है स्टील में फेल होते समय होनी ही चाहिए। देखिए ये कैसे आता है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, इधर जो है स्ट्रेस, इधर स्ट्रेन, माइल्ड स्टील का जो ग्राफ जाता था वो कुछ ऐसा ऐसा बनता था, ठीक है। लेकिन जो HYHD बार होते हैं उनका ग्राफ ऐसा जाएगा। ये है माइल्ड स्टील का पहला वाला 250 FE 250 का, और ये FE 415 का, और FE 500 का कुछ ऐसा जाएगा और ज़्यादा स्टीप रहेगा, ठीक है। ये 500 का है। तो इसमें जो है माइल्ड स्टील में तो हमारा यील्डिंग पॉइंट जो है क्लियर दिख रहा है हमें, लेकिन इन दोनों में FY 415 में और इसमें यील्ड पॉइंट नहीं दिखता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कितने 0.022 के स्ट्रेन पे जो है यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और जहाँ ये मीट करती है वहाँ पे उसका यील्डिंग पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो इतनी स्ट्रेन तो देखिए 0.002 तो ये हो गई, ठीक है। और ये वाली स्ट्रेन कैसे आती है 0.87 FY/ES, ठीक है। तो इसको यहाँ से अगर निकाला जाए, ये ऐसे निकल जाएगी, यहाँ से ड्रॉ किया जाए तो ये ES की वैल्यू होगी यहाँ से, और ये FY की वैल्यू होगी। तो इस ट्रायंगल में लगा के हम जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए FY अपॉन यहाँ पे ES आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज डिफाइंड एज दैट स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की यहाँ पे डेफिनेशन इन्होंने लिख दी है और पूछा है कि कितने से मतलब कितने ऐसे रिजल्ट हैं जो मतलब कि फॉल कर सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो देखिए 5% रिजल्ट ऐसे होंगे जो फॉल कर सकते हैं, यानी कि जैसे हमने M15 ग्रेड का क्यूब बनाया तो सिर्फ जैसे और 100 क्यूब बनाए, समझने के लिए बता रहा हूँ, 100 क्यूब बनाए तो इनमें से सिर्फ 5 क्यूब ऐसे हो सकते हैं जिसकी स्ट्रेंथ जो है 15 न्यूटन पर mm² से कम आ सकती है, ठीक है। और बाकी के 95 ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रेंथ M15 यानी कि 15 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा रहेगी। तो सिर्फ 5% क्यूब ऐसे होंगे जो उनकी स्ट्रेंथ जो है कम आएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स दैट लोड विच हैज़ probability of not being exceeded during the life of the structure is equal to, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक लोड, ठीक है, जिस पे हम बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लोड उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि कितनी पूरे उसके लाइफ टाइम में कितनी होगी, कि मतलब कि वो
उससे ज़्यादा हो सकता है या मतलब कि उससे ज़्यादा नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स दैट लोड विच हैज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर इज इक्वल टू, तो उसकी 95% की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि उसकी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ 5% ऐसे मौके आएंगे जब वो लोड जो है कैरेक्टरिस्टिक लोड बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन 95% वो जो है बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक लोड उससे भी कम रहेगा। अब ऐसा हो सकता है कि 5% ये मौके कब हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझे एक साथ अगर तेज़ विंड चलने लगे हवा और उसी टाइम पर अर्थक्वेक भी आ जाए, तो एक्स्ट्रा लोड है ये जो है मतलब कि बढ़ सकता है। तो ऐसा कुछ अगर सिचुएशन बन जाए तो हो सकता है 5% ही ऐसे मौके आएंगे उसकी पूरी लाइफ में जो ये लोड बढ़ सकता है, वरना नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आई होप गाइज ये सेशंस आपको पसंद आया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग आरसीसी के एमसीक्यू जो है कंटिन्यू करेंगे।